So today's topic is important cases on res judicata. So first case is सत्याध्यान घोषल वर्सेस डी देबी 1960 सुप्रीम कोर्ट. इसमें ऑब्जेक्ट बताया गया है रेस जूडिकाटा का. ऑब्जेक्ट इज गिविंग फाइनैलिटी टू जुडिशियल डिसीजंस. कोई भी इशू जो है एक बार डिसाइड किया गया है कोर्ट के द्वारा तो उसे दोबारा सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में रेज नहीं किया जा सकता. Next is Sulochana Amma versus N. Nair 1994 Supreme Court. This case deals with the courts of limited or special jurisdiction. So क्या उन पे रेस जूडिकाटा लगता है? तो yes, उन पे भी रेस जूडिकाटा लगता है. इस केस में उसके बारे में बताया गया है. You can pause the video and you can read the observation here. It is very important to read the observation. नेक्स्ट इज दारियो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट. इसमें क्या रिट पिटिशंस पे रेस जूडिकाटा लगता है या नहीं उसके बारे में बताया गया है. सो येस, उन पे भी लगता है. सो इसमें जो एक रिट पिटिशन पहले आर्टिकल 226 में फाइल की गई थी पिटिशनर्स के द्वारा एंड दोबारा सेम ग्राउंड्स पे आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई. सो लेटर ऑन उसे डिसमिस किया गया और इसमें ऑब्जर्व यही किया गया कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दैट an individual should not be vexed twice over the same kind of litigation. Please read the observation after pausing the video. So basically क्या ऑब्जर्व किया गया that there is no good reason to preclude the decisions on matters in controversy in writ petition under article 226 or 32 from operating as res judicata. इसका मतलब है that article 226 और 32 में जो writ petitions फाइल की गई हैं उन पे भी res judicata लगेगा. नेक्स्ट इज पांडुरंग रामचंद्र मांडलिक वर्सेस शांताबाई रामचंद्र. ये एक्स पार्टी डिक्रीज पे डील करता है एंड वेदर उन पे रेस जूडिकाटा लगता है या नहीं. सो इस केस में पहले ऑब्जर्व किया गया दैट जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू उन्हें उनका मतलब क्या है. सो द मैटर जो कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू वो होते हैं जिनमें रिलीफ क्लेम किया गया है प्लांटिफ के द्वारा. और वो मैटर जिनमें कोई भी रिलीफ नो रिलीफ इज क्लेम्ड उन्हें हम डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू नहीं कह सकते. सो एक्स पार्टी डिक्री passed by a competent court on merits will operate as res judicata. जो एक्स पार्टी डिक्री का डिसीजन मेरिट्स पे दिया गया है सिर्फ उन्हीं डिक्रीज पे रेस जूडिकाटा लगेगा. नेक्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रमोद गुप्ता. इसमें ऑब्जर्व किया गया है दैट प्रिंसिपल ऑफ रेस जूडिकाटा वुड अप्लाई ओनली व्हेन द लिस्ट मतलब जो डिस्प्यूट है वो इंटर पार्टीज है और फाइनैलिटी अटेन कर चुका है, इसके इश्यूज फाइनली डिसाइड हो चुके हैं. और इसमें ये भी बताया गया है कि रेस जूडिकाटा किस में नहीं लगेगा. A case in which the order had been passed by a court having no jurisdiction or a case involving pure question of law. It will also have no application in a case where judgment is not a speaking one. So इसमें किन cases में res judicata नहीं लगता उनके बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स केस है. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने रेस जूडिकाटा की पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है उसके बारे में बताया गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं. सबसे पहले कि येस रेस जूडिकाटा डज अप्लाई ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और उसे अप्लाई करने से पहले क्या कुछ कोर्ट को कंसिडर करना चाहिए वो भी बताया गया है कि कोर्ट को पब्लिक इंटरेस्ट को कंसिडर करना चाहिए. और भी पॉइंट्स हैं कि अगर कोई भी PIL इन लिमिनी डिसमिस की गई है या फिर
कोई स्पीकिंग ऑर्डर के बिना पास की गई है तो उसमें रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। और बाकी पॉइंट्स बताए गए हैं जो कंसिडर करने चाहिए कोर्ट को बिफोर अप्लाइंग रेस जुडिकाटा ऑन PILs। Please pause this video and read the observations of the Supreme Court. So I would suggest you to read observations of all the cases which have been discussed by me in this video. सो नेक्स्ट एक रीसेंट केस लॉ है 2025 का। इसमें बताया गया है कि रेस जुडिकाटा एक ही सूट में डिफरेंट स्टेजेस पे भी लगता है। अगर एक केस में एक पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल फाइल करती है तो लेटर उसी सेम सूट में सब्सिक्वेंट अगली स्टेज पे सेम वही एप्लीकेशन दोबारा फाइल नहीं करेगा। दैट मीन्स इट अप्लाइज ऑल्सो एट द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द सेम प्रोसीडिंग। So please go through all these cases. These are very important, and please like, comment and subscribe for more videos.